द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इज, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी की यूनिट हमें ढूंढनी है। एक ऑप्शन इसमें वोल्ट के टर्म्स में, एक जूल के टर्म्स में है, और एक फेरेड के टर्म्स में, एक हेनरी के टर्म्स में। तो एक एक करके समझते हैं। जैसे बोल्ट से अगर हमें निकालना हो, बोल्ट के टर्म्स में अगर हमें इलेक्ट्रिक परमिटिविटी की यूनिट निकालनी हो, तो हम पोटेंशियल का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा, पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होता है V, वो होता है के क्यू बाई आर। के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर। तो यहाँ से अगर एप्सिलॉन नॉट की यूनिट हमें निकालनी होगी तो वो हो जाएगी आपकी Q/4 पाई इंटू वी इंटू आर। तो इसकी जो यूनिट आएगी वो तो यहाँ से आएगी कूलाम पर वोल्ट इंटू मीटर। ऐसा तो यहाँ दिया नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं बना आपका। अगर बी पार्ट का ऑप्शन देखें तो ये तो जूल पर कूलाम है। जूल पर कूलाम तो खुद ही वोल्ट होता है। वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही तो पोटेंशियल होता है, तो ये तो पोटेंशियल की यूनिट है, तो ये तो परमिटिविटी की यूनिट बनेगी नहीं। फेरेड पर मीटर, जरा इसको देखते हैं कैपेसिटेंस के टर्म्स में। तो एक आइसोलेटेड स्फीयर है जिसकी रेडियस r है, उसका जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक, तो यहाँ से अगर एप्सिलॉन नॉट की यूनिट अगर हम बनाएंगे तो ये आपका बनेगा C/4 पाई r। कैपेसिटेंस फेरेड में है और डिस्टेंस मीटर में है, तो ये आंसर आपका बन गया फेरेड पर मीटर। ये एप्सिलॉन नॉट की यूनिट बन सकती है, सो योर आंसर इज सी पार्ट। हेनरी पर मीटर इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि ये जो यूनिट है, हेनरी जो यूनिट है वो सेल्फ इंडक्टेंस की है, और सेल्फ इंडक्टेंस की जो यूनिट होगी जब हम आगे चैप्टर्स में देखेंगे तो ये एप्सिलॉन नॉट की यूनिट नहीं बन सकती है, ये म्यू नॉट की यूनिट बन सकती है। म्यू नॉट जो होता है वो परमिएबिलिटी होता है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होता है। तो ये मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की तो यूनिट हो सकती है, मतलब बन जाएगी ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक परमिटिविटी की यूनिट तो नहीं बनेगी। ठीक है, सो योर आंसर इज सी पार्ट। द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड अपॉन। कैपेसिटेंस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है A/(nOT/D)। और अगर मीडियम में कोई और दोनों प्लेट्स के बीच में कोई और मीडियम भरा है तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी वहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो ये K भी हो सकता है यहाँ पे। तो देख लेते हैं जरा क्या क्या ऑप्शन है। द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, इस पर डिपेंड करता है, बिल्कुल डिपेंड करता है। ये है मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। साइज ऑफ द प्लेट, साइज ऑफ द प्लेट्स का मतलब एरिया ऑफ द प्लेट्स, उस पर भी डिपेंड करेगा। चार्जेस ऑन द प्लेट, चार्जेस पे डिपेंड नहीं करेगा। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, सेपरेशन पे तो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो दोनों प्लेट के बीच में क्या चार्ज है इससे उसको कोई लेना देना नहीं है, सो योर आंसर इज सी पार्ट। ठीक है, कैपेसिटेंस चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, चार्ज कैपेसिटेंस पे डिपेंड करता है। Q=CV। अगर कोई कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है, उसके अक्रॉस आपने V वोल्टेज अप्लाई किया है, तो उस पर जो चार्ज आएगा Q, वो कैपेसिटेंस और उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल आपने लगाया उन दोनों पे डिपेंड करेगा। सो चार्ज डिपेंड ऑन द कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर? इन ए चार्ज कैपेसिटर द एनर्जी रिजाइड इन, जो चार्ज कैपेसिटर होता है उसमें एनर्जी किस फॉर्मेट में रिजाइड करती है वो आपको समझना है। जैसे मान लिया ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और ये चार्ज है, तो इस सरफेस पे मान लिया पॉजिटिव चार्ज है, इस सरफेस पे नेगेटिव चार्ज है, तो जिसकी वजह से इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हुआ होगा। और ये जो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर होती है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मेट में होती है। जहाँ कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहाँ एनर्जी स्टोर होती है। क्या फॉर्मूला होता है उसका? 12ε0E²। ये है एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैपेसिटर के केस में जो एनर्जी स्टोर होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मेट में होती है, और जो इंडक्टर के केस में एनर्जी स्टोर होती है वो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मेट में होती है। सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, सी पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? एक एक करके चार ऑप्शन पढ़ेंगे हम। फॉर ए पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेरीज एट 1/r, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो उसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो होता है आपका K/Q/R।
क्यू बाई आर, क्यू अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1/r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, पहला ऑप्शन तो करेक्ट है। हमसे तो नॉट ट्रू पूछ रहे हैं, गलत कौन सा है? सेकंड में फॉर ए डायपोल द पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द पोजीशन वेक्टर एंड द डायपोल मूवमेंट वेक्टर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो पोटेंशियल है वो पोजीशन और डायपोल मूवमेंट दोनों पे डिपेंड करेगा। अगर पोजीशन आपकी एक्सियल पोजीशन है तो डायपोल, तो फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला कुछ और आएगा, और अगर इक्वेटोरियल पोजीशन है तो पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। ठीक, तो पोजीशन वेक्टर कहाँ है और डायपोल मूवमेंट वेक्टर कहाँ है, दोनों पे डिपेंड करेगा। ठीक, तो बी भी आपका करेक्ट है। सी में क्या कह रहे हैं? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेरीज एज ए 1/r एट द लार्ज डिस्टेंस फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल। द इलेक्ट्रिक डायपोल पोटेंशियल वेरीज एज 1/r, ये गलत है। जब आप डायपोल के लिए सॉल्व करोगे एक्सियल पोजीशन पे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1/r के प्रोपोर्शन नहीं जा रहा है, 1/r² के प्रोपोर्शन जाता है एज ए लार्ज डिस्टेंस। ठीक, तो जो गलत आंसर है वो सी पार्ट आंसर है। फॉर ए पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज एज ए 1/r², बिल्कुल ठीक करें। इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² से वेरी करता है। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला? kq/r²। क्लियर? डायपोल की वजह से r डिस्टेंस, अगर कोई शॉर्ट डायपोल है, ये मान लिया नेगेटिव चार्ज है, ये शॉर्ट डायपोल है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दूर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका kp/r²। ठीक, एक्सियल पोजीशन पे। सो योर आंसर इज सी पार्ट, ये गलत है। द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कंडेंसर, कंडेंसर मतलब कैपेसिटर, कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो किस फॉर्मेट में होती है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मेट में होती है। आप चाहो तो उसको पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं हम उसको, ऑफ द कैपेसिटर। क्या फॉर्मूले होते हैं पोटेंशियल एनर्जी के? एक फॉर्मूला होता है ½ CV², एक होता है आपका Q²/2C, और एक फॉर्मूला होता है Q × V/2। तो आपका आंसर क्या बन सकता है इसमें? अप्रोप्रिएट आंसर बी पार्ट। The potential energy of a charged parallel plate capacitor is U0. If the slab of dielectric constant K is inserted between the plates, then the new potential energy will be। समझिए जरा, एक चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि चार्ज करके आपने बैटरी हटा दी होगी, क्योंकि अगर बैटरी लगी होगी तो आंसर कुछ और आएगा, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। मान लिया आपने चार्ज करके बैटरी हटा दी है और इस पर कितना चार्ज आ गया? Q, +Q इस प्लेट पे और इस प्लेट पे -Q। तो अभी इसकी एनर्जी U0 है। ठीक, तो U0 को मैं लिख रहा हूँ Q²/2C। Q इसलिए क्योंकि Q कांस्टेंट रहेगा। अगर आप इसमें डाइलेक्ट्रिक भी इंसर्ट करोगे, अब आप अगर इसमें आप डाइलेक्ट्रिक भी इंसर्ट करोगे, इसके कैपेसिटेंस में चेंज आएगा लेकिन चार्ज में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि चार्ज सप्लाई करने वाली यूनिट ही नहीं है, यहाँ बैटरी नहीं कनेक्टेड है। जब बैटरी नहीं कनेक्टेड है तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा। तो जैसे आपने ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर इंसर्ट कर दिया तो नई पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तो कैपेसिटेंस के बारे में बताइए, कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा? कैपेसिटेंस होता है A∈0/d, और जैसे डाइलेक्ट्रिक डालोगे तो इंटू K और हो जाएगा, यानी कैपेसिटेंस जो है वो K टाइम्स बढ़ जाएगा। अब अगर कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाएगा, चार्ज के बारे में पूछूँ चार्ज क्या रहेगा, तो चार्ज आपका सेम रहेगा क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है नहीं। तो अब आप यहाँ आके बताइए कि पोटेंशियल एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो चार्ज तो ये यूनिट तो सेम ही है, चार्ज तो सेम ही रहना है, लेकिन कैपेसिटेंस अगर K टाइम्स बढ़ जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी K टाइम्स कम हो जाएगी। तो नई जो पोटेंशियल एनर्जी होगी U' वो हो जाएगी U0/K, U0/K। सो योर आंसर इज ए पार्ट। अब यहीं पे हम ये बात डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमने बैटरी लगा के रखी होती तो नई पोटेंशियल एनर्जी क्या होती। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे। अगर मैंने बैटरी लगा के रखी होती, ये मान लिया मेरी बैटरी कनेक्टेड है, V वोल्ट की बैटरी है, कैपेसिटेंस मान लिया इसका C है, तो मैं चार्ज के टर्म्स में इक्वेशन नहीं बनाता, क्योंकि अब मेरा चार्ज कांस्टेंट नहीं रहेगा। अब जो इक्वेशन बनेगी वो पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के टर्म्स में बनेगी। तो अब जो पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाएगी U0 डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले, वो लिखी जाएगी ½CV²। क्लियर? अब क्या लिखी जाएगी? ½CV²। अब आपने इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया, K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, तो ये जो कैपेसिटेंस है ये K टाइम्स हो जाएगा। पोटेंशियल में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बैटरी लगी हुई है, V वोल्ट का पोटेंशियल मेंटेन्ड है।
तो जैसे आप डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करोगे तो कैपेसिटेंस हो जाएगा के टाइम्स, तो जो नई पोटेंशियल एनर्जी होगी वो भी के टाइम्स हो जाएगी, तो के इंटू यू नॉट। क्या ऐसा कोई आंसर दिया है? तो ऐसा कोई भी आंसर नहीं दिया है। इसीलिए हम ये मान के चलेंगे कि बैटरी आपने हटा दी गई होगी, का चार्ज आपका कैपेसिटर आपका पहले से चार्ज होगा, बैटरी आपने हटा दी होगी, उसके बाद डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया होगा। सो योर आंसर इज ए पार्ट। जब तक एक्सप्लिसिटली मेंशन किया जाए कि बैटरी लगी है, तब तक आपको क्वेश्चन के हिसाब से सोचना है कि क्वेश्चन में लिखा है कि चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, बैटरी नहीं होगी वहाँ पे, चार्ज होके अलग हो गया वो। A charge capital Q is placed at the origin. The electric potential due to this charge at a given point in space is V. कैपिटल V लिखो क्योंकि सारे आंसर कैपिटल में है, ठीक। तो क्या ओरिजिन पे एक चार्ज है कैपिटल Q, और उसकी वजह से स्पेस में किसी पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो है V पोटेंशियल है, ठीक। अब पूछ रहे हैं द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग अनदर चार्ज स्मॉल q फ्रॉम इन्फिनिटी अप टू दैट पॉइंट, ठीक है। एक स्मॉल q चार्ज है, उसको हम इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं उस पॉइंट तक, तो पूछ रहे हैं वर्क डन बताओ, एक्सटर्नल एजेंट ने कितना वर्क किया होगा। तो फॉर्मूला ये होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है जिस चार्ज को आप मूव करा रहे हो इनटू फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, ठीक। किस चार्ज को मूव करा रहे हो, वो तो चार्ज क्यू ही है आपका। फाइनल पॉइंट जिस पॉइंट पे ये पहुंचाना है उस फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, वी दिया हुआ है आपको, माइनस इसको लेके कहाँ से आ रहे हो, उसको लेके आ रहे हो आप इन्फिनिटी से, और इन्फिनिटी का पोटेंशियल हम क्या मानते हैं, 0। सो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट विल बी क्यू इंटू वी। सो योर आंसर इज बी पार्ट।